नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी में दीपक सर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 का विद्रोह। यूं तो आप सभी ने 1857 का विद्रोह पढ़ा होगा और कई बार पढ़ा होगा, एक बार नहीं कई बार पढ़ा होगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप 1857 के विद्रोह को पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको किस वे में, किस पैटर्न में पढ़ना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पहले पीएससी प्री तैयारी करें या मेंस तैयारी करें, तो वो सब सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तैयारी ऐसी हो जो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी कवर करे, क्योंकि अगर आप प्री निकाल लिए और मेंस में सही स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि 3 महीने रहता है, तो वहां पे समस्या आ जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा 1857 के विद्रोह के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि इसमें क्या चीजें आपको कैसे तैयार करना है, आपकी पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए। तो अपन को देखना है। सबसे पहले देखिए, मुद्दे की बात में मैं आपको बता रहा हूं। 6 पीएससी मेंस मैंने लिखा है, सहायक अनुसंधान अधिकारी 140वां रैंक छत्तीसगढ़ पीएससी में मेरा आया है, और वर्तमान में इंडियन रेलवे पे मैं वर्किंग हूं। और आपको यही बताऊंगा कि जितने मेरे अनुभव है, जो भी मैंने छोटे मोटे एग्जाम निकाले हैं, वो सब चीज का निचोड़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे 1857 के विद्रोह जो भी हमारे हुए, जो भी पृष्ठभूमि रही, तो अधिकतर लोगों से जब आपको पूछा जाएगा कि विद्रोह कैसे हुआ, तो लोग क्या बोलते हैं? चर्बी लगा हुआ कारतूस। देखिए समझना बात को, चर्बी लगा हुआ जो कारतूस एक कारण है, वो क्या है? एक तात्कालिक कारण है। लेकिन 1857 या दो रिवोल्ट जो हुआ, द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके केवल एक कारण नहीं हो सकते। तो तैयारी ऐसा रखना है जिसमें आपका प्रीलिम्स भी समाहित हो जाए और मेंस भी आपका समाहित हो जाए। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले आप पढ़ें ऐसा जिसमें आप कारणों को अलग अलग भागों में विभाजित करें और इसको रिटर्न क्या करें, प्रैक्टिस करें। इसमें आप राजनैतिक कारण को देख लें, प्रशासनिक कुछ कारण रहे हैं वो भी देख लो, राजनैतिक कारण में क्या भूमिका रही वो देख लो, आर्थिक कारण देख लो, सैन्य कारण देख लो, या उस समय का तत्कालिक कारण। हमेशा याद रखना, तत्कालिक कारण को नीचे रखना, लेकिन उसके पहले जो भी पृष्ठभूमि तैयार हुई है उसको पहले दिमाग में रखना। तो यहाँ पे ये प्रश्न आप नहीं करोगे सर पहले पीएससी प्रीलिम्स को पढ़ें या मेंस को पढ़ें। ठीक उसी तरीके से मैंने आपके लिए ये पीडीएफ डिजाइन किया है। जो भी बच्चे हमसे कोर्स लेंगे, पीएससी का, व्यापम का, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, स्पेशली पीएससी व्यापम का जो कोर्स लेंगे, उनको अगर व्यापम का लेते हैं तो व्यापम में कोई दूसरा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा इस कोर्स को, इस पीडीएफ को डिजाइन किया गया है, प्लस वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। 750 वीडियो लेक्चर आपको पीएससी में भी ये चीज मिलेगा, यही क्वालिटी मिलेगी। थोड़ा सा व्यापम से ऊपर स्टैंडर्ड का कंटेंट रहेगा और वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको। साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि आपको प्री प्लस मेंस को एक साथ टारगेट करना है। देखिए, जब बात आती है 1857 के विद्रोह की, तो तात्कालिक कारण तो आप लोग जान लोगे, चर्बी लगा कारतूस। लेकिन तात्कालिक कारण के अलावा और भी पृष्ठभूमि तैयार करने वाले कारण रहे हैं। ठीक, तो क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले मैं एक चीज बताऊंगा आपको। ये जो 1857 का विद्रोह है, इसका आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से होता है, और यहीं पे भारतीय जो सिपाही थे उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था। इसकी शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई है, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। तो इसमें क्या हुआ, ये एक सैन्य विद्रोह से चालू हुआ, इसमें किसान आ गए, इसमें जनजाति आ गए, क्षेत्रीय पार्टी भी इसमें शामिल हुई, कुछ बड़े पार्टी शामिल नहीं हुई। सबसे ज्यादा जो योगदान था, जो किसान वर्ग था और जनजाति समाज जो था, उनका ज्यादा विद्रोह था। ठीक है, तो ये चीजों को आपको समझना है। तो विद्रोह के कारण में ये तो मैंने आपको क्या किया, एक मोटा मोटा आउटलाइन बता दिया। अब देखिए राजनीतिक कारण, मतलब प्री प्लस मेंस को टारगेट करो आप, खाली प्री के लिए मत पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, मैं कहता हूं ना। तो राजनीतिक कारण में आप जाएंगे तो क्या राजनीतिक कारण हो सकता है? राजनीतिक मतलब जो भी व्यवस्था चल रही थी उसमें कुछ गवर्नर जनरल आए, कुछ वायसराय आए। मैं इधर अभी आपको नहीं ले जाऊंगा, बस आपको समझाऊंगा, आपको खुद से कनेक्ट करूंगा। ये चीजें सब यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ राजनीतिक कारण में। तो ये देखो, डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसका सिद्धांत, तो समझना है आपको। अगर आप आराम से प्री और मेंस के लिए ऐसे पढ़ते हैं, राजनीतिक कारण तोड़ दो, प्रशासनिक कारण तोड़ दो, आर्थिक कारण तोड़ दो, धार्मिक कारण तोड़ दो, तो आपका मेंस तो निकलेगा, साथ ही साथ में आप प्रीलिम्स को भी क्रैक कर सकते हैं। केवल प्री के लिए पढ़ेंगे तो मेंस में फेल हो जाओगे। 6 बार मेंस लिखा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुद फेल हुआ हूं, तो इसलिए आप वो गलती ना करें।
राजनीतिक कारण में 1857 का जब विद्रोह हुआ उसका एक बड़ा रीजन था डलहौजी की हड़प नीति। पहला राजनीतिक कारण, आप यहाँ पे ज्यादा नहीं, एक एक दो दो पॉइंट भी अगर आप लिख लेते हो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला, हड़प नीति। किस तरीके से वो क्या करता था, राज्य को, जो उस समय पे भारत क्या है अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग राजनेता अलग अलग क्षेत्र पे शासन कर रहे हैं, तो राज्य की हड़प नीति एक बड़ी सिद्धांत थी डलहौजी की। साथ ही साथ में डलहौजी का ये जो सिद्धांत आपको बता रहा हूं, व्यपगत का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, ये एक बड़ा मुद्दा था। दो प्रमुख राजनीतिक कारण मैंने बता दिया, बाकी आप आगे जब कोर्स लेंगे तो और डिटेल में आप समझेंगे और पूरा अट्रैक्टिव पीडीएफ आपको मिलेगा पूरी तरीके से, मतलब आपको पूरा यूनिट वाइज बना बना के दिया जाएगा, क्या क्या विद्रोह हुए, कैसे हुए, भूमिका क्या थी, प्रमुख कारण क्या था, है ना, क्या क्या प्रशासनिक कारण था, सब चीज हमने यहाँ पे क्या क्या प्री प्लस मेंस के हिसाब से लिखा है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो जो पीडीएफ हम दें उसी को पढ़ना, बाकी कुछ मत पढ़ना। तो डलहौजी का जो राज्य हड़प नीति था वो एक बहुत बड़ा, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत देखा जाए वो समाज को विस्तार करते हैं, अपनी ब्रिटिश सोसाइटी को। डलहौजी आता है 48 से 56 तक वो बैठते हैं, 1848 से 56 तक पूरा शासन करता है, और इसी को कहा जाता है कि सबसे कम उम्र में एक योग्य शासक। राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के तहत सबसे पहले वो क्या कर देता है, सतारा को हड़प लेता है। कब, 1848 में आता है, सतारा को हड़पता है, विलय कर देता है अपने ब्रिटिश समाज में। फिर जैनपुर, संबलपुर 49 में हड़पता है, फिर हड़पते हड़पते बघाट 1850 में हड़पता है, फिर उदयपुर 1852 पे हड़पता है, फिर झांसी 1853 पे हड़प कर लेता है, फिर नागपुर 1854 को, और करौली को भी हड़प लेता है 1855 को, अवध लास्ट में 1856 को कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लिया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये क्या हो गया, राजनीतिक कारण। मतलब मेंस में अगर पूछ दे कि 1857 के राजनीतिक कारण को बताएं तो आप तुरंत बता सकते हो, समझ रहे हो। अगर आपको पूछे कि डलहौजियों की कृत्यों के बारे में आलोचनात्मक व्याख्या के साथ बताएं कि भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में विस्तार कैसे हुआ, तो आप ये सब बात को लिख सकते हैं। 1856 में अवध का क्या किया, कुप्रशासन के आधार पर विलय कर दिया गया, और वहां पे रेजिमेंट मतलब स्टीमैन ने एक रिपोर्ट सौंपा और बताया कि उनका शासन सही नहीं था। समझ रहे हो, यही सबको समझना है। फिर बाद में आउटरम को वहां पे रेजिमेंट बना के बैठा दिया गया, बोले तुम यहां पे देखो अवध को। हेनरी लॉरेंस को भी अवध का रेजिमेंट बनाया बाद में। ये सब अपने तरीके से फिर शासन चलाए अंग्रेजी हिसाब से। ये सब राजनीतिक कारण। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन समझो टेक्निक को कि कैसे प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करना है। पहले प्री की करें सर या पहले मेंस की करें सर, इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि 3 बार लगातार मैंने खुद गलती किया। पहले प्री को पढ़ा और मेंस में तीनों बार मैं फेल हो गया, मतलब प्री निकला लेकिन मेंस में स्कोर नहीं हुआ। फिर मैंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। फिर अब देखिए 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की कोचिंग, 16 घंटे तो ऐसे ही मेरा चला जाता है। फिर बचा हुआ समय रहता है उसी में मैं मेंस को पढ़ता हूँ। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक कारण को ऐसा तोड़ना है, 2-3 प्रमुख बातों को याद रखना है। फिर आता है आपका प्रशासनिक कारण। जैसे कि हमने राजनीतिक कारण को बताया, भूमिका पहले समझा दिया कहां से चालू हुआ, फिर राजनीतिक कारण आपको बताया, फिर आपको ये प्रशासनिक जो कारण था उसको भी आपको लेके चलना है, उसको भी आपको समझना है। इसमें भी ज्यादा नहीं देखना है। प्रशासनिक कारण में आपको क्या देखना है, कुछ जो भेदभाव करने वाली उनकी जो नीति थी ना, उसको आपको पकड़ना है। जैसे कि डलहौजी आता है तो वो क्या करता है, तंजौर और कर्नाटक का जो नवाब थे वहां पे उनकी उपाधियों को जब्त कर लेता है, नवाब की उपाधि। और उसके बाद में जो मुगल शासक बहादुर शाह थे उनको अपमानित करके वो लाल किला को बोलता है कि तुम इसको खाली करो। तो लाल किला को खाली करने के लिए कहा। और उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग आता है, बोलता है प्रशासन में ऐसी सुधार आनी चाहिए कि जो मुगल सम्राट, आप बोलते हो ना मुगल सम्राट जहांपना, तो ये कैनिंग आके घोषणा कर देता है कि भारत का कोई मुगल सम्राट नहीं होगा। बहादुर शाह के जो भी उत्तराधिकारी थे उसको मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा माना जाए, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दिया। तो सम्राट की उपाधि भी उन लोग अब खत्म कर दिए, भेदभाव कर रहे हैं।
साथ ही साथ में प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने और क्या भेदभाव किया, तो योग्यता को स्थान ना देके ईसाइयत को स्थान दिया, धर्म को स्थान दिया। तो ये भी एक प्रशासनिक कारण हो गया। धर्म को आधार बनाया और ईसाइयत का धर्मांतरण पद्धति का प्रसार इससे हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई ईसाई बनता है तो उसने एक बिल पास करवा दिया और 1850 में ही धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आ गया था। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम ये डलहौजी के समय पे आया था और ये क्या हुआ, ईसाई धर्म जो ग्रहण करेगा उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। तो क्या तुमसे अगर पूछा जाए कि 1857 के प्रशासनिक कारण को बताएं तो तुमसे नहीं बनेगा, राजनीतिक कारण पूछे तो नहीं बनेगा जब ऐसे पढ़े रहोगे तो। फिर इसमें समझना है आपको, इसी समय पे 1856 में डलहौजी का टाइम चल रहा था। थोड़ा सा उसने और क्या किया, हालांकि विधवा विवाह जो अधिनियम है, पहले विधवाओं को सती किया जाता था, कुछ रूप में अगर देखा जाए तो ये भारतीय समाज में हस्तक्षेप हुआ। कैनिंग के समय पे इन्होंने कहा, प्रस्तुति हुआ कि विधवा विवाह का क्या होना चाहिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आनी चाहिए। हालांकि ये पारित कब हुआ, कैनिंग के शासन में। तो दोनों बातों को याद रखना, प्रस्तुत किसके समय पे हुआ, डलहौजी के समय पे, पारित किसके समय पे हुआ, तो कैनिंग के समय पे। तो भारतीयों ने भी यह समझा कि विधवाओं का विवाह जो पहले सती हो जाती थी ये भी एक गलत है, गलत मैटर है, ये भी ये बात आया। हालांकि राजा राम मोहन राय 1829 के समय पे बहुत काम कर रहे थे, लेकिन उतना आसानी से सती प्रथा बंद नहीं होता था भारत में, क्योंकि कोई व्यवस्था अगर शुरू से चलते आ रही है तो एक समय लेता है। वो सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली प्रथा, ये सब चीजों पर रोक लगाते गए लोग, इन लोग अपने प्रशासन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। आर्थिक कारण में क्या हुआ, क्या समझ सकते हो आप, तो वो अंग्रेजों की भू राजस्व की नीतियां, वैसी पॉलिसी जो भारत के पैसे को क्या कर रही है, बाहर भेज रही है, भारत के पैसे को बाहर भेज रही है, वही आर्थिक नीतियां, आर्थिक कारण। तो दादा भाई नेहरू जी ने कहा था, धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। नेहरू जी ने बताया कि किस तरीके से भारत के पैसे का बाहर क्या हो रहा है, निर्गमन हो रहा है। तो यहां पे एक आर्थिक कारण ये भी हो गया। अब बाहर का पैसा, मतलब भारत का पैसा बाहर जा रहा है, कैसे जा रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण थोड़ी ना है। अगर बाहर जा रहा है तो क्या रीजन हो सकते हैं सर, क्या रीजन हो सकते हैं सर, ये भी आपके दिमाग में आता होगा। तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, अगर बाहर जा रहे हैं तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे उद्योग और हस्तशिल्पियों का पतन इन लोग करते हैं। क्या करते हैं, हस्तशिल्पियों का पतन करते हैं। कैसे पतन करते हैं, तो देखिए ध्यान से इसको समझना है आपको, तब जाके आप बेहतर इसको बना पाओगे। हस्तशिल्पियों का पतन में प्रमुख जो भूमिका होता है बच्चों, वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि हस्तशिल्पियों के पतन की बात अगर आती है ना, सबसे पहले बात तो ये था, यहाँ का जो कच्चा माल था, है ना, रॉ मटेरियल, तो ये कच्चे माल को या कच्चा माल को ये क्या करते थे, यहां से उठाते थे, ब्रिटेन भेज देते थे, और वहां पे जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट था, जो वहां पे रेडी होता था, तैयार होता था, उसे क्या करते थे, तैयार माल को वो मार्केट में उतारते थे। तो तैयार माल का वैल्यू ज्यादा रहता था। भाई इस कपड़े की वैल्यू ज्यादा रहेगी, बजाय इसको मैं कच्चे माल के रूप में तैयार करूं, तो ये क्या हो गया, आर्थिक कारण। तो पारंपरिक उद्योग का पतन होना चालू हो गया, और जो पारंपरिक उद्योग है ये पूरी तरीके से धराशाही हो गया। पारंपरिक उद्योग में क्या क्या, बहुत सारी चीजें, जैसे कि खादी का या सूती वस्त्र जो उस समय पे बनते थे, हाथकरघा, दस्तकारी प्रथा, किसानों की, जो किसान कृषक वर्ग थे, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी शोचनीय और निंदनीय हो गई कि कृषि का एक प्रकार से, अब समझ लो, पूरी तरीके से इन्होंने वाणिज्यीकरण कर दिया। और यहां का पैसा, इसमें याद रखेंगे आप, धन की निकासी का जो सिद्धांत है, इसे आपको याद रखना है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा है, इसके बारे में ही बताया। किसने बताया, तो दादा भाई नेहरू जी, ये पहले पारसी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको आर्थिक कारण बताओ 1857 के समय के, तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक उसी तरीके से सैन्य कारण की अगर बात बताऊं तो देखो,
भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना पे क्या हुआ, इनका जो अनुपात था, अगर मैं सैन्य कारण की बात करूं, ठीक, किसकी बात करूं, सैन्य कारण की, तो सैन्य कारण क्या था। मान लो आपके मन में डाउट आता होगा कि सर हम सैन्य कारण को कैसे लिखें, तो मैं आपको बता देता हूं एकदम इजी लैंग्वेज में। सैन्य कारण, देखिए जब ये सैन्य कारण आता है तो सबसे पहले बात तो आप इस चीज को जान लो बच्चों कि सैन्य कारण दरअसल होता क्या है। सैन्य कारण मतलब सेना से संबंधित कारण, ठीक। सेना से संबंधित कारण में आपको दिमाग में रखना होगा कि भारतीय और अंग्रेजी जो सेना थी उसमें भेदभाव होता था। सबसे पहले इनकी भर्ती पे भेदभाव की दशा देखने को मिली। दूसरा प्रमुख कारण क्या हो सकता है सर, तो दूसरा प्रमुख कारण ये हो सकता है कि इन्होंने क्या किया, भर्ती में जो यहाँ पे भर्ती होती थी, ठीक है, रिक्रूटमेंट होती थी, उस पे क्या हुआ, अपने धर्म को स्थान दिया, ईसाई लोगों को ज्यादा प्राथमिकता मिलना। और तीसरा जो कारण हो सकता है वो नस्लीय भेद, रेशनलिज्म जो धारणा दिमाग में होता है, नस्लीयता जो विचार होता है, इन्होंने क्या किया, भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम जो पद था, मैक्सिमम जो पद था, वो पद सूबेदार का दिया। किसका दिया, सूबेदार का पद दिया। और अंग्रेजों को वायसराय तक का पद दिया जाता था और हमको सूबेदार से बड़ा पद नहीं मिलता था। और सूबेदार का पद तो दिया, साथ ही साथ में हर जगह बुरा बर्ताव भी किया, बिहेवियर भी इनका सही नहीं था इन अधिकारियों के साथ में। तो ये सब सैन्य कारण था जिस कारण से 1857 की क्रांति में ये देखने को मिला। कैनिंग ने 1856 में ही क्या किया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लेके आया और इसके द्वारा किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी दिन सैनिकों को अपने युद्ध के लिए जाना पड़ता था। तो उस अधिनियम का भी आप यहाँ पे याद रखना, सैन्य सेवा अधिनियम। सैन्य सेवा अधिनियम ये एक बड़ा मुद्दा था 1856 पे, एक प्रकार का एक जबरन उससे काम करवा रहे थे। उसी तरीके से 1854 में डाकघर अधिनियम भी आता है और इसमें भी क्या होता है, सैनिकों को तुरंत मतलब पत्र का, एक प्रकार के पत्र को लेकर के जाओ या पत्र में जो लिखा है अंग्रेजों ने वही करो। आगे मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा। पत्र का इतने सारे, अब उसमें फोन तो थे नहीं, तो सैनिक को क्या है, स्टाम्प वगैरह लगाने में, या कहना चाहिए कि बोला कि अगर आपको पत्र भेजना है, मेन जो चीज आया इसमें, तो आपको अपने वहां बॉस से, जो उस जहां पे जिस रेजिमेंट में आप नियुक्त हो, वहां पे आपको स्टैंप लगाना अनिवार्य है। बिना उनसे लगवाए आप लेटर नहीं भेज सकते थे। ये सैनिकों के विशेष अधिकारों का हनन था, जबकि अंग्रेजी ऑफिसर जो थे वो अपने लोगों को स्टाम्प लगाना अनिवार्य नहीं किए। तो ये हो गया आपका सैन्य कारण। इसके आगे और जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक वहां से मिलेगा, आप वहां से ऐप डाउनलोड करें, हमसे संपर्क करें। पीएससी का कंप्लीट अगर आप करते हो, जिसमें व्यापम भी शामिल है, व्यापम का अलग से कोर्स लेना नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ 7,500 में मिल जाएगा। प्लस ये पूरा अट्रैक्टिव पीडीएफ जो मैं आपके लिए बनाया हूं, कंप्लीटली 8 किताबों का निचोड़ है उसमें, वो आपको मिलेगा। अभी वर्तमान में मैं रेलवे पे वर्किंग हूं और साथ ही साथ में 6 मेंस लिखा है, पीएससी में 140वां रैंक मैंने लाया। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अब तत्कालिक कारण की बात आती है। ये सब ने क्या किया, ये जितनी भी मैंने कारण बताया, ये सारे कारणों ने एक पृष्ठभूमि को तैयार किया। इसे ही 1857 की पृष्ठभूमि कहा गया। एक सिनेरियो जनरेट हुआ। अब आते हैं किसमें, जो तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण मतलब जो उस समय पे घटित हुआ, जिस कारण से 1857 की क्रांति हुई। तो अब देखो इसमें समझो, सितंबर 1856 तक, सितंबर की बात बता रहा हूं, सरकार ने क्या किया, पुराने लोहा वाला जो बंदूक था, ब्राउन बेस, क्या नाम था उसका, ब्राउन बेस, तो इस वाले बंदूक को, ब्राउन बेस को बंद कर दिया और ब्राउन बेस के जगह पे उसने क्या किया, न्यू इनफील्ड राइफल को लाया। किसको लाया, ब्राउन बेस को बंद करके उन्होंने कहा कि आप क्या करो, न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करो। न्यू इनफील्ड राइफल आया। उस समय ऐसी स्थिति आई कि
जब उसको प्रयोग करना है तो उसके कारतूस का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको दांतों से खोलना पड़ता था। ध्यान से सुनना बच्चों, इतना बेहतरीन तरीके से कहीं आपको सुनने देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पूरा अनुभव, पूरा नॉलेज और पूरा अपना समझ इसमें डाल दिया है। तो ब्राउन बेस को बंद करके न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने कहा सेना को। और ये कैसे खुलता था, तो इसके ऊपरी भाग में आपको ऊपरी भाग को दांतों से खींचना पड़ता था। अब बंगाल सेना में ये बात फैल गया। क्या फैल गया भैया? ये बात फैल गया कि इस इनफील्ड राइफल के ऊपरी भाग में चर्बी लगा हुआ कारतूस है। तुम लोग कहते हो ना 1857 का कारण चर्बी लगा कारतूस, चर्बी लगा कारतूस। नहीं बेटा, वो तात्कालिक कारण था। मैंने जितनी भी चीजें बताई वो क्या थी, वो इस 1857 के क्रांति की भूमिका को सृजन करने वाली पृष्ठभूमि थी। अब देखिए, ये बात अब बंगाल के सेना में फैल गई कि कारतूस को खोलने के समय पे गाय और सुअर की चर्बी उसमें यूज होती है। तो चर्बी के प्रयोग के कारण अब हिंदू और मुसलमान दोनों ने क्या किया, इसका विरोध किया और कहा कि हम अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करेंगे। अब इस जगह पे हिंदू और मुसलमान एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं। मुस्लिम सैनिकों ने कहा कि चर्बीदार कारतूस का प्रयोग हमारे धर्म को नष्ट करेगा। हिंदू ने भी कहा। तब जाकर के 1857 की क्रांति चालू हुई। 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले जो कारतूस थे उसके प्रयोग का पहले विरोध हुआ। और किसने किया, किस रेजिमेंट में, तो 34वीं रेजिमेंट 34 रेजिमेंट बैरकपुर में उसका विद्रोह हुआ था बच्चों। तो इस रेजिमेंट को पूछा है पीएससी ने, तो ये 34वीं रेजिमेंट है यहां पे। और कहां पे, बैरकपुर। तो बैरकपुर में इसका विरोध हुआ। कब की बात बता रहा हूं, 29 मार्च को। और धीरे 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 ये विद्रोह क्या हुआ, मंगल पांडे ने इतना बड़ा कर दिया। बैरकपुर में मंगल पांडे ने क्या किया, विद्रोह की शुरुआत कर दी भैया। अगर आपसे पूछे कि 34वीं रेजिमेंट में किसने, तो मंगल पांडे ने। रेजिमेंट का नाम पूछा 34वीं, गन का नाम पूछे ब्राउन बेस, नया वाला का न्यू इनफील्ड राइफल। इस तरीके से पूरा पढ़ोगे तो आराम से बनेगा। और उसके बाद में मंगल पांडे ने क्या किया, गोली उठाई, गोली मार दी, किसको, मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी। अब यहीं से विद्रोह चालू। हालांकि मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी, फांसी हो गई, लेकिन कितना बड़ा एक प्रकार का इस क्रांति का प्रथम शहीद अगर कोई था तो मंगल पांडे का नाम आता है। याद रखेंगे, मंगल पांडे को प्रथम शहीद माना गया है। एनसीईआरटी में भी ये बात लिखा गया है। और 29 मार्च को फांसी की सजा भैया इनको दे दी गई। बन जाएगा, आराम से बनेगा, बस ऐसे ही पढ़ो। धीरे धीरे विद्रोह का विस्तार हुआ। दिल्ली में निकोलस और हडसन चले गए विद्रोह को दबाने के लिए। तो धीरे धीरे आप ऐसे पढ़ो। 11 मई को मेरठ के जो विद्रोही थे वो दिल्ली पहुंचे और 12 मई को उन्होंने क्या किया, दिल्ली के किले पे अधिकार किया। बोला अंग्रेज को निकल। और अधिकार करने के बाद जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, उसी को क्या किया, अपना सम्राट घोषित कर दिया और क्रांति का नेता घोषित कर दिया। क्योंकि पहले इन्होंने क्या किया था, सम्राट का पद खत्म कर दिया था। तो इसीलिए फिर से उसने अंग्रेजों की बातों का अवमानना करते हुए उसको सम्राट घोषित कर दिया। इस तरीके से पढ़ो, आराम से बनेगा। और बाकी अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, समझाना अच्छा लगा हो, तो इसी तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 1857 के विद्रोह का, क्रांति का, कि आपको कैसे डील करना है। समझ रहे हो आप बात को, आपको कैसे डील करना है। ये मैंने क्रांति दी, एक बात, एक उदाहरण के बीच में आपके सामने मैंने रखा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए बच्चों तो आपको मेंस को कैसे डील करना है।
इसलिए इस बात को दिमाग में आप रख लो बच्चों कि जब कभी भी प्रिपरेशन कैसे करें तो आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी लेके चलें और समय दें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करें। जैसे कि मैंने 1857 की क्रांति का एक यहां पे क्या किया, आपको एग्जाम्पल दिया। ठीक इसी वे में आपको केवल प्री अगर आपने पढ़ा तो मेंस खराब होगा, केवल प्री पढ़ोगे तो मेंस नहीं बनेगा, तो प्री सही नहीं है। और केवल मेंस अगर आपने पढ़ा तो आपका प्री खराब हो जाएगा, समय नहीं रहेगा। तो इसके बजाय इन दोनों में क्या करो, आप प्री भी देख लो प्लस मेंस भी देख लो और दोनों का प्रवाह साथ साथ करो, ताकि अब दोबारा आपको ये कहना ना पड़े कि सर मैं प्री की पहले तैयारी करूं या मेंस की। याद करो अपने बचपन को, जब कोई कविता बताई जाती थी तो कैसे रट देते थे आप, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, कि एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाए उत्तर से दक्षिण को जाए, आके माँ को बात बताए, देख लिया अपने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। ऐसे रटते थे ना। तो अब क्यों हार मानते हो? जब मैं 8 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, 8 घंटे कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, पीएससी में 6 मेंस लिखा, पीएससी में 140वां रैंक लाया, इतने सारे छोटे मोटे एग्जाम निकाले, 250 से ज्यादा बच्चे मेरे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो 250 प्लस बच्चे अगर मेरे सिलेक्ट हो गए हैं तो तुम क्यों डरते हो भाई? जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, जिस तरीके से समझाया, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, किसी भी प्रकार की अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, कोई भी प्रकार की, याद रखेंगे पूरा कंप्लीट अगर आपको व्यापम पढ़ना है ना, अपन तो भैया फीस में कंप्रोमाइज नहीं करते क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। आप टीचिंग स्किल देख चुके हैं, कैसे पढ़ाते हैं वो भी देख चुके हैं। तो अगर आपको व्यापम लेना है तो व्यापम के अलावा में सब सारे एग्जाम कवर हो जाएगा, पटवारी हो गया, आरआई हो गया, अलग से व्यापम का कोर्स नहीं लेना है, मात्र 4500। अगर आपको पीएससी लेना है ना, पीएससी चाहिए, कंप्लीट पीएससी जिसमें व्यापम शामिल नहीं रहेगा, पीएससी का प्रीलिम्स रहेगा, तो पीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे मात्र और मात्र 6000 रुपया है, जो कंप्लीट 12 महीने के लिए है, जिसमें स्टडी मटेरियल भी 4500 का दिया जाएगा। उसका फीस आपसे अलग नहीं लेंगे अगर आप हमसे पेड कोर्स लेते हो तो। अगर आप ऐसी तैयारी चाहते हो जिसमें पीएससी भी हो जाए और व्यापम भी हो जाए तो आपको मात्र और मात्र 7500 रुपए लगेगा, जिसमें पीएससी भी निकलेगा, व्यापम भी निकलेगा और आराम से आप तैयारी करके अपना एग्जाम दे सकते हो। वीडियो में थोड़ा लंबा बनाता हूं, लेकिन ये सब आपके बेनिफिट्स के लिए बनाता हूं। ऐसा बनाओ, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। साथ ही साथ में आपको टीचर का भी मिल जाएगा, असिस्टेंट टीचर को मिल जाएगा, हॉस्टल वार्डन का मिल जाएगा, आपको इसके साथ में नेट सेट का पेपर 1 भी मिल जाएगा। नेट का पेपर 1 कैसे तैयारी करें, सेट का पेपर 1 कैसे तैयारी करें, है ना, ये कंप्लीट आपको कोर्स मिलेगा। और ये कोर्स कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मोबाइल नंबर वगैरह दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर लो, है ना। आप चाहें तो हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, 9575204321, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हमारा टीम आपको तुरंत रिप्लाई देगा। और हाँ, याद रखेंगे बिना रिवीजन के कभी एग्जाम में ना बैठें। एग्जाम में जाने के पहले, कोई भी पेपर में जाने के पहले एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी पे बैठें और अच्छे रिवीजन करके जाएं। बिना रिवीजन के कोई एग्जाम नहीं निकलता है, कोई ब्रह्मास्त्र, कोई शॉर्टकट, कोई बुलेट नहीं होता। जब तक आप डिटेल स्टडी नहीं करते, अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ते, पेपर नहीं निकलता। किसी भी प्रकार के एग्जाम को निकालना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट पढ़ के आप नहीं निकाल सकते, वृहद अध्ययन करना पड़ेगा। स्पेशली छत्तीसगढ़ जैसे सब्जेक्ट, स्पेशली इतिहास और संविधान जैसे सब्जेक्ट। ठीक, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। माधव पाल अकेडमी से दीपक सर। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा तो मैं इतने ड्यूटी करके आपको पढ़ा सकता हूं, तो आप भी बहाना नहीं मारोगे, इतनी उम्मीद करता हूं। 8 घंटे तो कम से कम आप दे सकते हैं। जय हिंद।